महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाली एक खबर से शुरुआत करते हैं। बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। आज हम सिर्फ इस दुखद और अचानक हुई घटना पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरी शख्सियत और उनकी राजनीतिक यात्रा की गहराइयों में उतरेंगे जिसने दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत को, कह सकते हैं, अपने इशारों पर नचाया। जब हम अजीत पवार का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले तो शरद पवार का चेहरा ही सामने आता है। पवार के भतीजे। हाँ, मतलब यही उनकी पहचान थी। हाँ, बिल्कुल। पर उनकी अपनी कहानी की जड़ें वो कहीं और थीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म मेकर वी शांताराम के मशहूर राजकमल कला मंदिर स्टूडियो में काम करते थे। राजनीति और फिल्मी दुनिया का ये कनेक्शन थोड़ा हैरान करता है ना? ये दिलचस्प है, लेकिन उनकी असली ट्रेनिंग कहीं और हो रही थी। वो जगह थी सहकारिता आंदोलन। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को समझना है तो सहकारिता को समझना ही होगा। ये सिर्फ चीनी मिलें या बैंक नहीं है। जब हम कहते हैं कि सहकारिता महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये चीनी मिलें, दूध डेयरियां और जिला सहकारी बैंक सिर्फ व्यापार नहीं करते, ये ग्रामीण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की तिजोरी हैं। किसानों को कर्ज चाहिए तो बैंक के पास जाएंगे, गन्ना बेचना है तो मिल के पास। इन संस्थाओं के चेयरमैन के पास हजारों लोगों को नौकरी देने और लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालने की ताकत होती है। ये अपने आप में एक सत्ता का केंद्र है। जिसने इस पर पकड़ बना ली, उसने गांव-गांव तक वोट बैंक की नस पर हाथ रख दिया। अजित पवार ने यहीं से शुरुआत की, 1982 में एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड से। हाँ, और फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसके वो 16 साल तक अध्यक्ष रहे। ये कोई छोटा पद नहीं है, ये उस पूरे जिले की आर्थिक धड़कन को कंट्रोल करने जैसा था। यहीं उन्होंने सीखा कि सत्ता कैसे काम करती है, पैसा कहाँ से आता है और लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाता है। उन्होंने पहले आर्थिक सत्ता पर कब्जा किया, फिर राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़े। और ये पैटर्न आगे भी दिखता है। 1991 में वो बारामती से सांसद बने, जो कि पवार परिवार का गढ़ है। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने वो सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी, जो तब केंद्र में रक्षा मंत्री बने थे। ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। उन्हें ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि महाराष्ट्र की असली ताकत दिल्ली में नहीं, मुंबई में है। राज्य की तिजोरी, मंत्रालयों का नियंत्रण और जमीनी स्तर पर काम करने की आजादी, ये सब उन्हें राज्य की राजनीति में ही मिल सकता था। इसलिए उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ी और बारामती से ही विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बन गए। और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 7 बार विधायक, कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, वित्त, लगभग हर बड़ा और कह सकते हैं कि मलाईदार मंत्रालय उन्होंने संभाला। उन्हें एक सख्त प्रशासक के तौर पर जाना जाता था, जिसकी फाइलों पर जबरदस्त पकड़ थी। बिल्कुल। अधिकारी बताते थे कि अजित पवार की मीटिंग में बिना पूरी तैयारी के जाना नामुमकिन था। उन्हें आंकड़े जुबानी याद रहते थे। इसी वजह से वो गठबंधन की किसी भी सरकार के लिए जरूरी बन गए। उन्हें पता था कि सिस्टम को कैसे चलाना है और अपने काम कैसे निकलवाने हैं। धीरे धीरे वो शरद पवार के स्वाभाविक सियासी वारिस के तौर पर देखे जाने लगे। लेकिन शायद वो सिर्फ वारिस बनकर इंतजार नहीं करना चाहते थे। और यहीं से कहानी उस नाटकीय मोड़ पर आती है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 2023 में एनसीपी का विभाजन। एक तरफ शरद पवार, पार्टी के निर्माता, दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार। ये सिर्फ एक राजनीतिक बगावत थी या एक पारिवारिक महाभारत? ये दोनों का मिश्रण था और इसके पीछे कई परतें थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी वैचारिक मतभेद, या यूं कहें कि विचारधारा पर व्यावहारिकता का हावी हो जाना। एनसीपी की बुनियाद धर्मनिरपेक्ष केंद्रवादी राजनीति पर रखी गई थी। वहीं अजित पवार का गुट बीजेपी के साथ जाना चाहता था, जिसकी राजनीति को राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी माना जाता है। ये दो अलग-अलग ध्रुव थे। लेकिन राजनीति में ऐसे गठबंधन तो होते रहते हैं, इसमें इतना असाधारण क्या था? असाधारण था इसका तरीका और इसके पीछे की दूसरी वजह। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अजित पवार की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा कभी छिपी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी जैसे गठबंधनों में उनका नंबर कभी नहीं आएगा। साथ ही उन्हें ये भी महसूस हो रहा था कि शरद पवार अब अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ सकती थी। यानी एक तरफ सत्ता की सीधी लड़ाई और दूसरी तरफ परिवार के अंदर का पावर स्ट्रगल।
और तीसरी वजह जिसने इस आग में घी का काम किया वो था विश्वास का संकट। अजीत पवार ने बाद में सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि 2014, 2017 और 2019 में खुद शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने के लिए बातचीत की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर पीछे हट गए। 2019 में जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा सबूत था। आप उस सुबह सुबह हुए शपथ ग्रहण समारोह की बात कर रहे हैं। 80 घंटे की वो सरकार। महाराष्ट्र की राजनीति में शायद वैसा भूचाल कभी नहीं आया था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजित पवार उप मुख्यमंत्री। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बिल्कुल। वो घटना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट नहीं थी, उसने दो बातें साफ कर दी। एक कि अजित पवार सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाकर जोखिम उठा सकते हैं, और दो कि चाचा और भतीजे के बीच भरोसे की डोर बहुत कमजोर हो चुकी थी। भले ही वो उस वक्त वापस लौट आए, लेकिन दरार पड़ चुकी थी। और एक चौथी वजह भी थी जिसके बारे में खुलकर कम बोला जाता है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हमेशा रही। केंद्रीय एजेंसियों का दबाव। जी, विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये आरोप रहा है कि ईडी जैसी एजेंसियों की जांच का भी इस बगावत में बड़ा हाथ था। अजीत पवार खुद सिंचाई घोटाले की जांच के दायरे में थे। प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ जैसे जो बड़े नेता उनके साथ गए, उनमें से भी कई किसी न किसी जांच का सामना कर रहे थे। अच्छा। हालांकि अजीत पवार और उनके गुट ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना था कि उनका फैसला सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के विकास के लिए था। खैर, वजह जो भी रही हो, जो हुआ वो हैरान करने वाला था, खासकर जब हमने आंकड़े देखे। ये बात मुझे आज भी थोड़ी अजीब लगती है। 51 में से 41 विधायक अजीत पवार के साथ चले गए, लेकिन 9 में से 7 सांसद शरद पवार के साथ ही रह गए। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे किसी कंपनी के सेल्समैन और मैनेजर नए बॉस के साथ चले गए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पुराने बॉस के साथ ही वफादार रहे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? आपका ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है, और ये अजित पवार की सोची समझी रणनीति को दिखाता है। उन्हें पता था कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने और चलाने के लिए विधायकों का बहुमत चाहिए, जो जमीनी हकीकत से जुड़े होते हैं। उन्होंने अपना पूरा जोर विधायकों को तोड़ने पर लगाया, और वो कामयाब रहे। और सांसद राष्ट्रीय राजनीति, पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होते हैं। शरद पवार का कद, उनका अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर उनके संपर्क, ये सब सांसदों के लिए ज्यादा मायने रखता था। लेकिन अजित पवार का खेल राष्ट्रीय नहीं, प्रादेशिक था। और इसी विधायकों के बहुमत के आधार पर बाद में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। पार्टी का नाम एनसीपी और उसका चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार गुट को मिल गया। यह शरद पवार के लिए शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका था। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया वो उनके हाथ से चली गई। तो एक तरफ ये छवि थी, एक कुशल प्रशासक, जमीनी पकड़ वाला नेता, एक मास्टर रणनीतिकार जिसने अपने राजनीतिक गुरु को ही मात दे दी। लेकिन सत्ता के इस खेल में उनकी एक दूसरी छवि भी थी, जो विवादों से घिरी रही, है ना? हाँ, और ये विवाद भी छोटे मोटे नहीं थे। उनके करियर के साथ कुछ बड़े विवाद हमेशा के लिए जुड़ गए। सबसे पहला था लवासा प्रोजेक्ट। ये पुणे के पास एक बहुत बड़ा प्राइवेट हिल स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट था, जिसे शरद पवार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था। अच्छा। अजीत पवार पर आरोप लगे कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नियमों को ताक पर रखकर जमीन और पानी दिलाने में मदद की, वो भी बाजार से बहुत कम दरों पर। और दूसरा जो शायद सबसे बड़ा विवाद था, वो था सिंचाई घोटाला। जी, लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कथित सिंचाई घोटाला। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने आरोप लगाया था कि जब अजित पवार सिंचाई मंत्री थे, तब हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स को बिना सही प्रक्रिया के मंजूरी दी गई और लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन जमीन पर सिंचाई क्षमता में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। 70,000 करोड़? ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। इस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह दाग उन पर हमेशा लगा रहा। और एक विवाद तो उनकी अपनी जुबान की वजह से हुआ था, जिसने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप उस कुख्यात बयान की बात कर रहे हैं? 2013 में राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था और एक किसान बांध में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर 55 दिनों से अनशन पर बैठा था। जब अजित पवार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही असंवेदनशील तरीके से मजाक उड़ाते हुए कहा, अब पानी है ही नहीं तो कहां से छोड़ें? क्या बांध में पेशाब कर दूं? ये सुनना ही बहुत चौंकाने वाला है। एक इतने बड़े पद पर बैठे नेता से ऐसी भाषा की उम्मीद कोई नहीं करता। बिल्कुल। इस एक बयान ने उनकी एक कठोर
और अहंकारी नेता की छवि बना दी। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया। लेकिन ये उनकी शैली को भी दिखाता था, एकदम सीधा, बेबाक और कभी-कभी बेहद कठोर। तो इन सब को एक साथ रखकर देखें तो अजित पवार की विरासत क्या है? एक तरफ विकास करने वाला प्रशासक, दूसरी तरफ बगावत करने वाला भतीजा और तीसरी तरफ विवादों से घिरा एक ताकतवर नेता। उन्हें कैसे याद किया जाएगा? उन्हें एक ऐसे व्यवहारिक नेता के तौर पर याद किया जाएगा जिसके लिए सत्ता ही सब कुछ थी। विचारधारा उनके लिए सिर्फ एक साधन थी, साध्य नहीं। वे सहकारिता से लेकर कैबिनेट तक राज्य की सत्ता के हर केंद्र की नब्ज को जानते थे और उसे अपने हिसाब से चलाना भी जानते थे। उन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन था, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें। तो ये थी अजीत पवार की कहानी, एक सफर जो चाचा की उंगली पकड़कर शुरू हुआ, सहकारिता की जमीन पर परवान चढ़ा और फिर अपार महत्वाकांक्षा, एक ऐतिहासिक बगावत और गहरे विवादों के रास्ते से गुजरा, और एक ऐसे सफर का अंत हुआ जो उतना ही अचानक और चौंकाने वाला था जितनी उनकी राजनीति। अगर हम अपने स्रोतों को जोड़कर देखें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये लड़ाई सिर्फ चाचा भतीजे की नहीं थी, ये महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र के दो मॉडलों की लड़ाई थी। एक तरफ शरद पवार का पारंपरिक समुदाय आधारित मॉडल था जिसकी वो सार्वजनिक रूप से हमेशा वकालत करते रहे, और दूसरा मॉडल अजित पवार का था। हाँ, दूसरा मॉडल निजीकरण और कॉरपोरेट जगत के साथ गठबंधन का था, जिसे अजित पवार ने बीजेपी के साथ जाकर आखिरकार पूरी तरह अपना लिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक विभाजन नहीं था, ये महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का टकराव भी था। उनके अचानक चले जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, उन्होंने जो ये नया राजनीतिक गुड़ बनाया था, महाराष्ट्र में सत्ता का जो ये नया समीकरण बनाने की कोशिश की थी, उसका भविष्य क्या होगा? क्या उनकी बगावत से जन्मी ये विरासत उनके बिना भी जिंदा रहेगी या अपने करिश्माई और ताकतवर नेता के बिना बिखर जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो महाराष्ट्र की राजनीति को आने वाले कई सालों तक परेशान करता रहेगा।